Okay, good morning everyone. तो हम लोगों ने अब तक जो भी पढ़ा आज के क्लास में हम लोग रिवाइज करेंगे, पूरे के पूरे फर्स्ट मॉड्यूल को रिवाइज करेंगे। फर्स्ट तो नहीं, आपको मैं समझाता हूँ आज कैसे मॉड्यूल पढ़ना है और मॉड्यूल को कैसे रिवाइज करना है, क्या क्या अब तक हमने देख लिया, इन सभी बातों को आज डिटेल में मैं जानूंगा। क्लियर है? इज देयर एनी प्रॉब्लम? स्टार्ट करें। बहुत सारे बच्चों ने क्लास छोड़ा भी है तो आज रिवाइज होगा। दिस इज द लास्ट अपॉर्चुनिटी फॉर देम टू रिवाइज द पोर्शन अगेन। इज इट क्लियर? क्लियर? स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आपको मैंने स्टार्टिंग में क्या समझाया था, आपको मैंने ये समझाया था कि हमारा जो 7th पेपर होगा वो दो पार्ट में होगा, पेपर ए और पेपर बी, 7A और 7B। मैं यहां पर आप लोगों का कौन सा पेपर देख रहा हूं? 7B, दैट इज आईडीटी इनडायरेक्ट टैक्स। क्लियर है? यहां तक समझ में आया? अब आईडीटी इनडायरेक्ट टैक्स को पढ़ना कैसे है मैंने आपको बताया। आईडीटी कंटेन 50 मार्क्स, हाँ या ना? आईडीटी विल कंटेन 50 मार्क्स और 50 में से 40 मार्क्स किस चीज के होंगे? जीएसटी के होंगे और 10 मार्क्स जो होगा वो कस्टम का होगा। तो ये चीज तो हम लोग को क्लियर था, यहां तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं था। आप देखिए मॉड्यूल को ध्यान से देखिए तो वही चीज है। देखिए कंटेंट में आपको ये दिख रहा है कि टोटल कितने पार्ट में डिवाइडेड है? 3 पार्ट में। 3 मॉड्यूल्स में पूरे मॉड्यूल क्या है? डिवाइडेड है 4, 5, 6। जो 6th मॉड्यूल होगा वो आपका क्या होगा? कस्टम से रिलेटेड होगा। 6th किससे रिलेटेड होगा? कस्टम से रिलेटेड। और 4 और 5 जो है ये हम लोगों का किससे रिलेटेड होगा? जीएसटी से रिलेटेड। एनी डाउट? हमने अब तक 4th मॉड्यूल खत्म कर लिया। थोड़ा रिवाइज कर लें कि क्या क्या पढ़ा, क्या क्या देखा अभी तक हमने। क्लियर है? स्टार्ट करें। देखिए, इसमें सबसे पहले आपको पढ़ना था कंसेप्ट एंड फीचर ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। तो इस चीज के लिए मैंने आपको ये क्लियर किया था, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ टैक्स, डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। एक्सप्लेन भी किया था मैंने। क्या एक्सप्लेन किया था? कि डायरेक्ट टैक्स आर टैक्स which is being collected by the government directly from the businessman, directly from the business the organization. Is it clear? समझ में आया? और इनडायरेक्ट टैक्स अल्टीमेटली किससे ये कलेक्ट किया जाता है? कंज्यूमर से। पे कौन करता है? बिजनेसमैन। अल्टीमेटली ये कंज्यूमर पे करता है, लेकिन इंस्टेंटली कौन पे करता है? बिजनेसमैन। मींस अल्टीमेटली कंज्यूमर विल पे द टैक्स वाया बिजनेसमैन। कितने बच्चों को ये चीज समझने में परेशानी? इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो अल्टीमेट कंज्यूमर जो होता है वो किसको देता है? गवर्नमेंट को देता है। और जो बिजनेसमैन आपके बदले पैसा ऑलरेडी पे कर दिया है, ही विल कलेक्ट फ्रॉम यू। डिटेल में देखेंगे हम लोग मॉड्यूल। क्लियर? वो आपसे कलेक्ट कर लेगा, वो रिकवर कर लेगा अपना अमाउंट जो ऑलरेडी उसने पे कर दिया गवर्नमेंट को। ठीक है? इनडायरेक्ट टैक्स। तो इनडायरेक्ट टैक्स के क्या क्या फीचर्स हैं, क्या कंसेप्ट है, इन सभी चीजों को हमें 4.1 में देखना था। सेकंड आप देखिए 4.2, डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन ऑफ योर मॉड्यूल 4। क्लियर है? ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे जो क्वेश्चन है ना
व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स, ये बार बार पूछा जाता है। ये मैंने पढ़ाते समय भी कहा था, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू, हाँ या ना। मैंने हमेशा इसे कहा है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और 4 से 5 से 6 मार्क्स के लिए ये क्वेश्चन होंगे। नेक्स्ट जो है आप देखिए, बैकग्राउंड ऑफ रेस्ट वाइल इनडायरेक्ट टैक्स। आपको याद होगा मैंने समझाया था 3 शेड्यूल्स, 3 लिस्टेड। पहला लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3, लिस्ट 1 यूनियन लिस्ट, लिस्ट 2 स्टेट लिस्ट, लिस्ट 3 कॉन्करेंट लिस्ट। ये चीज के बारे में हम लोग देखेंगे। और हाँ, मैंने एक चीज को और समझाया आप लोगों को, which of the taxes are included in GST and which of them are not being included। ये चीज मैंने पढ़ाया, हाँ या ना? क्या क्या है रिवाइज करेंगे। नेक्स्ट है हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ जीएसटी, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या था? जीएसटी काउंसिल। जीएसटी काउंसिल। अब जीएसटी काउंसिल क्या है, क्या क्या है इनडायरेक्ट टैक्स, सब लोग हम लोग स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करें। देखिए आज आप लोगों से अनुरोध होगा कि कोई सोएगा नहीं, और अगर कोई सोया तो फिर आज आप वो रूप देखिएगा जो नहीं देखे हो अभी तक। खैर, स्टार्ट करें हम लोग, स्टार्ट करें। चलिए पहला देखते हैं हम लोग। आप देखिए कंसेप्ट एंड फीचर ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स 4.1, कंसेप्ट एंड फीचर ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। सबसे पहले तो हमें ये जानना है कि सर व्हाट इज डायरेक्ट टैक्स एंड व्हाट इज इनडायरेक्ट टैक्स। देखिए दो तबके हैं हमारे पूरे इकोनॉमी में, कौन कौन से? एक तो प्रोड्यूसर है और दूसरा कंज्यूमर। एकदम जीरो से स्टार्ट कर रहे, रिवीजन में भी फास्ट जाएंगे, अलर्ट रहना है। दो तबके हैं, कौन कौन? एक तो प्रोड्यूसर, एक वो भैया जो प्रोड्यूस करेंगे, और दूसरे वो जो कंज्यूम करेंगे, हाँ या ना? एक तो प्रोड्यूसर है, दूसरे कंज्यूमर है। प्रोड्यूस करता है जो व्यक्ति, वो सेल करता है, उसका इनकम होता है। इनकम के टाइम में इनकम टैक्स चार्ज किया जाता है, हाँ या ना? मैंने आपको बताया था इनकम टैक्स चार्ज किया जाता है, दैट इज डायरेक्ट टैक्स। दैट इज डायरेक्ट टैक्स, जो डायरेक्ट आपसे वसूला जाएगा आपके इनकम और आपके वेल्थ पर। वेल्थ का मतलब धन, प्रॉपर्टीज कितने हैं आपके पास और कितना इनकम है आपका। इन चीजों पर आपसे डायरेक्ट टैक्स वसूला जाता है। कौन वसूलता है? गवर्नमेंट वसूलती है। वो या तो सेंट्रल गवर्नमेंट हो सकती है या स्टेट गवर्नमेंट। एनी डाउट? नहीं। आगे बढ़े, आगे बढ़ेंगे तो दूसरा आएगा इनडायरेक्ट टैक्स। कौन सा टैक्स? इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स क्या है? तो ये जो है कंज्यूमर पे करता है, डायरेक्ट पे करता है क्या? नहीं। मैंने आपको ये चीज समझाया है ए, बी और सी के एग्जांपल से, हाँ या ना? याद होगा आप लोगों को। अब ए से बी ने सामान खरीदा और ए को इसने टैक्स दे दिया। ए गया, ऑलरेडी ये चूंकि मैन्युफैक्चरर है, ये गया गवर्नमेंट को जाके टैक्स पे कर दिया। किसको दे दिया? गवर्नमेंट को। अब ए जो बी को बेचा, वो जो गवर्नमेंट को पे किया ए, वो किससे कलेक्ट कर लिया? बी से। और बी फर्दर गया सी के पास। आइए आपका ध्यान कहां है? ठीक है, आइए यहां बेच दिया, क्लियर हो गया। अब इसने इससे जाकर बोला कि आपके बदले जो टैक्स है, सी के बदले टैक्स ऑलरेडी मैंने पे कर दिया है, तो आप मुझे टैक्स का अमाउंट दे दो, हाँ या ना? तो ये इससे कलेक्ट कर लेगा टैक्स। अल्टीमेटली जो गवर्नमेंट को टैक्स मिला वो दिया किसने? लेकिन क्या डायरेक्ट गया देने के लिए? नहीं। आपको याद होगा मैंने ये चीज भी बताया था कि डायरेक्ट टैक्स जो है आपसे डायरेक्टली वसूला जाता है।
और इनडायरेक्ट टैक्स आप डायरेक्ट नहीं देते हो, इनडायरेक्टली देते हो, वाया बिजनेसमैन देते हो, बिजनेसमैन के थ्रू देते हो। आप गए बिजनेसमैन को दिए, बिजनेसमैन आपके बदले टैक्स गवर्नमेंट को पे करता है। हाँ या ना? समझ में आया? दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज इनडायरेक्ट टैक्स। एनी डाउट? What are the features of indirect tax? Sir, यही तो चैप्टर है 4.1। What are the features? तो ये सबसे पहले लेक्चर में मैंने क्लियर किया था। What are the features and what are the differences between them? हाँ या ना? तो चलिए यहां देखिए, पहला पॉइंट लिखा है टैक्स on goods and services। टैक्स on goods and services। देखिए इनडायरेक्ट टैक्स जो है उसमें सबसे पहला हमें क्या पढ़ना है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी। इनडायरेक्ट टैक्स किस पर चार्ज किया जाता है? गुड्स पर और सर्विस पर। एनी डाउट? At the time of selling goods and services, providing goods and services, आप पर टैक्स चार्ज किया जाता है इनडायरेक्ट टैक्स। दो नाम से चार्ज किया जाता है, जीएसटी एंड कस्टम ड्यूटी। कस्टम कब होगा? जब इंपोर्ट होगा या एक्सपोर्ट, आउट ऑफ द कंट्री की बात होगी, क्या होगा? कस्टम ड्यूटी। अगर विद इन द कंट्री की बात करेंगे, जीएसटी। क्लियर हो पाया? हाँ या ना? इससे मार्क्स लेना बहुत आसान है। अगर आप थोड़ा भी ध्यान लगा के, थोड़ा भी दिमाग बुद्धि लगा के पढ़ लोगे, बच्चा वाला खेल है। इस चैप्टर, इस मॉड्यूल से आप लोगों के मार्क्स, आपको आपके लिए मार्क्स लेना, क्योंकि लिमिटेड क्वेश्चन बनते हैं, इससे ज्यादा क्वेश्चन बन ही नहीं सकता है। मैं पढ़ाता जाऊंगा, क्वेश्चन आते जाएंगे। देखिए यहां पर समझ में आ गया, जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स का सबसे पहला वो किस पर चार्ज किया जाता है? सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस। ठीक है, पहला पॉइंट क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? हाँ या ना? तो बोल दीजिए। दूसरा, बर्डन। अब याद करो, मैंने आपको बताया था बर्डन ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स कैन बी ट्रांसफर्ड टू द कंज्यूमर। हाँ या ना? देखिए ना, ए जो है, मिस्टर ए, इसने टैक्स गवर्नमेंट को पे किया। अपना जो टैक्स पे किया 18 रुपया, वो किससे वसूल लिया? बी से। और बी ने जो ए को 18 रुपया टैक्स दिया, वो किससे वसूल लिया? सी से। मतलब क्या है कि टैक्स का जो बर्डन है, इनडायरेक्ट टैक्स का जो बर्डन है, वो दूसरे पर ट्रांसफर किया जा सकता है। इट कैन बी शिफ्टेड टू द कंज्यूमर। याद रखिएगा, यहां पर वर्ड का सिलेक्शन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। योर लैंग्वेज शुड बी गुड। आप वहां पर यूजर नहीं लिख सकते, आप वहां पर कंज्यूमर लिखिएगा। समझ में आ रहा है? यूजर नहीं लिखिएगा, कंज्यूमर लिखिएगा। तो वर्ड का सिलेक्शन सही कीजिएगा। अल्टीमेटली पेयर कौन हुआ यहां पर? कंज्यूमर ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज। क्लियर हुआ? बर्डन कैन बी ट्रांसफर्ड, बताया हुआ है सारा चीज। आगे बढ़े, देखिए इन्फ्लेशनरी इन नेचर। इन्फ्लेशन का मतलब कौन बताएगा? कौन बताएगा? बताइए, इन्फ्लेशन का मतलब क्या समझते? यस, इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सिंपल भाषा में, एकदम आसान भाषा में कहें, महंगाई। हाँ या ना? एकदम आसान भाषा में कहें तो महंगाई बढ़ती जा रही है, या महंगाई बढ़ती है। किसी भी सामान का दाम बढ़ता है, कौन से टैक्स के कारण? डायरेक्ट टैक्स के कारण या इनडायरेक्ट टैक्स के कारण? क्यों? वेरी गुड। और डायरेक्ट टैक्स जो है आपके इनकम पर चार्ज होता है या आपके वेल्थ पर होता है, उसको एक्सपेंस से, उसको गुड्स एंड सर्विस के सप्लाई से कोई मतलब नहीं। डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स को गुड्स एंड सर्विस के सप्लाई पर ही ध्यान देना है। यानी कि सामान बिका तो ही इनडायरेक्ट टैक्स चार्ज होगा। हाँ या ना? तो वो प्राइस में ऐड हो जाता है, और प्राइस में ऐड होके क्या करता है? महंगाई बढ़ा देता है। क्लियर है? कोई भी ऐसा बच्चा जिसको कुछ भी समझ में ना आ रहा हो,
आप क्लियरली बोल सकते हो कि नहीं समझ में आया। आगे हाँ बोलिए। ये एक पर्टिकुलर चैप्टर है, टैक्सेबल इवेंट सप्लाई। नेक्स्ट मॉड्यूल 5 में ये है जो आपको पढ़ना है कि सप्लाई कौन कौन से तरह से, कौन कौन से कंडीशन को हम लोग सप्लाई अज्यूम करेंगे, क्या मानेंगे। अब वो कौन कौन से हैं क्लियर होगा। क्लियर है, समझ में आ पाया, मुश्किल नहीं है। अब देखिए यहां पर हम लोगों ने देखा इन्फ्लेमेटरी इन नेचर होता है। यही जो है ना जीएसटी, अगर मान लेते हैं सामान 100 रुपए का है तो इस 100 रुपए के सामान में जीएसटी इंक्लूड होता है। 18% मान लेते हैं तो 18 रुपया इंक्लूड होके ये 118 बना दिया। यानी महंगाई बढ़ाने में, प्राइस बढ़ाने में किसका हाथ होता है, डायरेक्ट टैक्स का या इनडायरेक्ट टैक्स का। इनडायरेक्ट टैक्स का। कोई ऐसा बच्चा जिसको समझ में नहीं आया, अब कोई कुछ बोले नहीं, आ गया। चलिए आगे बढ़ जाएं। देखिए सोशल वेलफेयर, ये चीज तो मैंने आपको समझाया था जीएसटी, और ये एग्जांपल से भी मैंने आपको बताया था। सोशल वेलफेयर होता है इनडायरेक्ट टैक्स के थ्रू। कैसे, कौन बताएगा, किसको याद है, कौन कौन थे क्लास में। अमन जी आप बताइए कि ये कैसे सोशल वेलफेयर करता है इनडायरेक्ट टैक्स। एग्जांपल के साथ समझाइएगा। जैसे अभी हमारे जैसे हार्मफुल गुड्स हैं, सीन गुड्स है, इसको नाम याद होगा, सीन गुड्स मैंने बताया था, सीन गुड्स। हाँ, कंपनसेशन सेस लेते हैं, जीएसटी लेते हैं और वैट भी लेते हैं। वेरी गुड, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो अकॉर्डिंगली जो इनडायरेक्ट टैक्स है वो सोशल वेलफेयर को प्रमोट कर रहा है, हाँ या ना। समझ में आ पाया कैसे सोशल वेलफेयर को सपोर्ट कर रहा है। इसके बाद क्या है, वाइडर टैक्स बेस। वाइडर टैक्स बेस का मतलब आपको पता है, मैंने कहा ऑलमोस्ट गुड्स एंड सर्विस, ऑल द गुड्स एंड सर्विस नहीं, ऑलमोस्ट गुड्स एंड सर्विस पर चार्ज किया जाएगा। कौन सा टैक्स, आईडीटी, इनडायरेक्ट टैक्स। और इनडायरेक्ट टैक्स में अगर विद इन द कंट्री की बात करें तो विद इन द कंट्री की बात करें तो जीएसटी। क्लियर हो पाया, ऑलमोस्ट गुड्स एंड सर्विस पर। क्लियर है, आगे बढ़े। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज वाइडर टैक्स बेस। नेक्स्ट है रिग्रेसिव इन नेचर। अब ये नहीं बताइएगा तो फिर पानी लेके आएंगे चुल्लू भर। हाँ बताइए, प्रोग्रेसिव और रिग्रेसिव कौन बताएगा। हाँ वेरी गुड, बताइए और अच्छे से क्लियर कीजिए। कौन, मिंटू जी बताएंगे अभी। प्रोग्रेसिव और रिग्रेसिव क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है। हाँ उसको अच्छे से समझाइए, वो टर्म समझाइए ना, टर्म क्या है, प्रोग्रेसिव का मतलब क्या समझते हैं, रिग्रेसिव का मतलब क्या समझते हैं। और अब लगता है मुझे भी नाम याद करना पड़ेगा आप लोगों का। मेरा नाम सर, अरे आपका नाम, अपना नाम कैसे भूल सकते हैं। चलिए बताइए मिंटू जी, प्रोग्रेसिव एंड रिग्रेसिव। उज्जवल नाम याद होगा ना। सर प्रोग्रेसिव में हायर इनकम हायर टैक्स होगा। अच्छा, और सर डायरेक्ट टैक्स में आपको बहुत आसान भाषा में मैंने बताया था, प्रोग्रेसिव में भेदभाव है। प्रोग्रेसिव में क्या है, भेदभाव है, जितना अमीर उतना टैक्स। और रिग्रेसिव में क्या है, सब बराबर। अंबानी जी भी वही 5 रुपए का अगर पेन खरीदते हैं तो जीएसटी उतना ही देंगे जितना एक भिखारी देगा। उस पे जीएसटी जो है ना वो फिक्स्ड है, सब बराबर है। याद रखा कीजिए इसको, थोड़ा सा एग्जांपल्स को याद रखिए।
नहीं समझ में आ रहा है? आया? क्लियर हुआ? हाँ या ना? प्रोग्रेसिव का मतलब जितना ज्यादा इनकम उतना ज्यादा टैक्स। रिग्रेसिव का मतलब सामान के दाम पर जितना टैक्स लगेगा बस वही टैक्स सेम सबके लिए होगा, सेम सबके लिए इंप्लीमेंट होगा। हाँ या ना? जैसे मैं अगर इनकम अर्न कर रहा हूं, एक सिविलाइज्ड सोसाइटी में रहता हूं, तो मैं अगर 5 रुपए का चाय पी रहा हूं या एक मैं पेंसिल खरीद रहा हूं तो उस पर जीएसटी दे रहा हूं या मैं इनडायरेक्ट टैक्स पे कर रहा हूं। और अगर एक बहुत गरीब पेंसिल खरीदने जाता है, मान लेते हैं कि एक बहुत गरीब है, काम करके जैसे तैसे 100, 150, 200 रुपया पर डे कमा लेता है और अपने बच्चे को पढ़ाना चाहता है, वो इंसान भी पेंसिल खरीदेगा। आप बताइए, टैक्स आप ज्यादा दीजिएगा और वो कम देगा क्या? ऐसा है? नहीं। आप जितना दीजिएगा, मैं जितना दूंगा, उतना ही टैक्स कौन पे करेगा? वो गरीब व्यक्ति भी पे करेगा। दैट्स व्हाई वी कैन से दैट यहां रिग्रेसिव इन नेचर का मतलब हो गया सबके लिए समान है, रिग्रेसिव का मतलब हो गया सब बराबर, यहां भेदभाव नहीं है। समझ में आया? तो इनडायरेक्ट टैक्स कैसा नेचर का है? रिग्रेसिव नेचर का है, नॉट प्रोग्रेसिव नेचर का है। प्रोग्रेसिव नेचर का कौन सा टैक्स? डायरेक्ट टैक्स। क्लियर? आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। प्रोग्रेसिव एंड रिग्रेसिव का मतलब हो गया नो पिंच। छोटे होगे तो आप लोग एक गेम खेलते होगे, सेम पिंच, न्यू पिंच। कितने लोगों ने खेला है ये गेम? जब कोई नया कपड़ा पहन के आता था तो सब रेडी रहते थे आने दोस्त को, और अगर सेम पहन कर आए तो सेम पिंच, नया नया पहन के आए तो न्यू पिंच। यस और नो? अब पिंच का मतलब हाँ, दर्द होता है कि नहीं होता है? अगर डायरेक्ट टैक्स देने जाइएगा, आपने साल भर काम किया, आपने साल भर काम किया और आपका इनकम 12 लाख रुपया हुआ, तो आप पे टैक्स चार्ज होगा। अब उस 12 लाख रुपए से अमाउंट क्या हो जाएगा? आपका कम हो जाएगा, आपको डायरेक्ट गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। अब बताइए जरा सा, आप जब डायरेक्ट पे करने जाते हो आपको कष्ट होता है कि नहीं होता? दर्द होता है कि नहीं होता? इतना मेहनत से कमाए पैसा देना पड़ेगा, हाँ या ना? अब जब आप बूट्स खरीदने जाते हो, 5,000 का जींस खरीदे हैं, 5,000 का सामान खरीद रहे हैं, कोई भी जींस खरीद लिए, लेट्स सपोज, महंगा महंगा कपड़ा तो आप लोग पहनते ही होंगे। तो अगर 5,000 का जींस खरीद रहे हैं तो क्या हम लोगों को ये पता चल रहा है कि हम जीएसटी दे रहे हैं? हम लोग ये अज्यूम करते हैं कि इसका दाम है 5,000, दो ना भाई, क्या दिक्कत? हाँ या ना? हम लोग ये सोचते नहीं है कि जीएसटी पे कर रहे हैं, हम लोग देखते हैं जाके उसका प्राइस देखे 5,000 है, चलिए रेडी है। अगर आप रेडी हैं तो बाद में जब बिल बनवाइएगा उसमें बाइफरकेट करके दिखाएगा कि कौन सा सीजीएसटी कितना आप दिए, एसजीएसटी कितना दिए, ये चीज आपको बाद में बताया जाता है। लेकिन आप ये सोच के नहीं देते हो, आपको ये नहीं पता होता है पहले कि आपको कितना जीएसटी देना, कितना इनडायरेक्ट टैक्स देना, क्योंकि डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो किसमें इंक्लूड होता है? प्राइस में। समझ में आया? तो इसी कारण हम लोगों को कोई परेशानी नहीं होती देने, हम लोग ये अज्यूम ही नहीं करते कि हम लोग कोई टैक्स भी पे कर रहे हैं। इसलिए यहां पर क्या लिखा है? नो पिंच। क्या लिखा है? नो पिंच। क्लियर हो पाया? क्लियर हो पाया? तो बताइए, आगे बढ़िए। देखिए 4.2, 4.2 में क्या है? डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। अभी मैंने आपको बताया, क्या बताया आपको? मैंने ये समझाया कि व्हाट आर द फीचर्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। फीचर्स ऑफ आईडीटी, इनडायरेक्ट टैक्स। फीचर्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स, ये फर्स्ट मॉड्यूल में 4.1 में हुआ। 4.2 में जो हम लोग डील करने जा रहे हैं, देखिए आप लोगों के पास स्कैनर होगा,
आप उसमें क्वेश्चन देखिएगा 4.1 का, और 4.2 से भी क्वेश्चन होगा। 4.2 का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, what is the difference between direct tax and indirect tax? तो सर सिंपल तो समझ में आ गया, डायरेक्ट टैक्स जो है बिजनेसमैन पे कर देता है अपने इनकम पर, और इनडायरेक्ट टैक्स जो है कंज्यूमर गुड्स एंड सर्विस के कंजम्पशन पर पे करता है। यहाँ पे इतना सिंपल है, लेकिन आप बताइए क्या इतना सा लिखोगे और आंसर का फुल मार्क्स मिल जाएगा? इट विल कंटेन 4 और 5 मार्क्स। 5 मार्क्स या 6 मार्क्स में भी पूछ सकते हैं, ऑन एन एवरेज 5 मार्क्स का पूछा जाता है ये क्वेश्चन। 5 मार्क्स मिल जाएंगे क्या? तो क्या करें सर? तो आप बेसिक किस किस बेस पर डिफरेंस निकाला गया या बताया गया, कौन कौन से बेस पर डिफरेंस बताया गया है, ये बेस याद कर लो, ये बेस याद कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा, तो डिफरेंस बताना क्या हो जाएगा आपके लिए, आसान हो जाएगा। जैसे देख लीजिए यहां पर लिखा है, देखिए इंसिडेंस एंड इंपैक्ट फॉल्स ऑन द सेक्शन। अब यहां पर 2 क्वेश्चन आया एवरीवन, 2 क्वेश्चन आया। सर आपने कहा इंसिडेंस एंड इंपैक्ट ऑफ द टैक्स फॉल्स ऑन सेम पर्सन। अब दिमाग में यह इंसिडेंस क्या होता है, इंपैक्ट क्या होता है? नीतीश जी बताइए, इंसिडेंस और इंपैक्ट। अगर आपने नोट्स पढ़ा भी होगा तो मैंने लिखा है उसमें, आप अगर एक बार भी पढ़े होगे तो याद होगा। हाँ बताइए। इंसिडेंट मतलब कुछ हुआ, इंपैक्ट मतलब उससे क्या होते हैं? एक टैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपने नहीं बताया। यस इंसिडेंस और इंपैक्ट मतलब जो लायबिलिटी है टैक्स का, आप किसको टैक्स पे करना है वहां से इंपॉर्टेंट। इंसिडेंस का मतलब हो गया लायबिलिटी ऑफ टैक्स। इंसिडेंस का मतलब क्या हो गया, लायबिलिटी ऑफ टैक्स टू पे, और इंपैक्ट का मतलब दैट पर्सन हु विल पे द लायबिलिटी, और दैट पर्सन हु आर लायबल टू पे द टैक्स। क्लियर है? तो इंसिडेंस एंड इंपैक्ट दोनों पे क्या होता है, दोनों सेम पर्सन पर पड़ता है। ध्यान से एक्टिव रहिए, सीधा बैठिए, सब सीधा रहिए। बैकबोन ऑफ एवरी पर्सन शुड बी स्ट्रेट, बैकबोन शुड बी स्ट्रेट। कोई ये नहीं लगाएगा, ये स्टैंड नहीं लगाएगा, ये स्टैंड नहीं लगाएगा कोई, ये स्टैंड एक होता है ना, आपने देखा होगा बाबा जी लोग करते हैं तपस्या, तो हाथ ऐसे रखना पड़ता है माला फेरने के लिए, तो एक ऐसा करके बनाया होता है और उस पे हाथ रखते हैं, हरे राम ओम ओम करते रहते हैं। यस और नो? ये स्टैंड यहाँ नहीं लगाना, नींद आएगा, आप लोग तीसरे दुनिया में चले जाइएगा। ऐसे भी आ रहा है, इसीलिए बोलते हैं नहीं खाना है अभी क्लास के पहले, नहीं खाना है क्लास है। चलिए फिर ठीक है, आते हैं वापस पॉइंट पर आते हैं। चलिए तो यहाँ क्या चल रहा है, ये इंसिडेंस एंड इंपैक्ट। डायरेक्ट टैक्स का क्या होगा, सेम पर्सन पर। मान लेते हैं मैंने 12 लाख रुपया कमाया, 15 लाख रुपया कमाया, इंसिडेंस किस पर आएगा, लायबिलिटीज के पे करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पर आएगी, मेरे ऊपर आएगी, मैंने कमाया है। मैं कहूंगा ना ना ना, मेरे बदले जो टैक्स है ना मेरे पापा पे करेंगे, ऐसा हो सकता है? नहीं, माइनर उतना अर्न कर ही नहीं सकता, अगर करेगा तो वो अपने पापा के नाम पे सारा चीज डालेगा, या अपने कोई मेजर पर्सन के नाम पर डालेगा। क्लियर है? तो जो उसका ये देखिए यहां पर इंसिडेंस जिस पर होगा, इंपैक्ट उन्हीं पर पड़ेगा, सेम पर्सन होगा। लेकिन क्या इनडायरेक्ट टैक्स में ऐसा है? इनडायरेक्ट टैक्स में ऐसा है, एग्जाम्पल समझिए, ए ने सामान बेचा,
टैक्स किस पर चार्ज होगा? ए पर। लेकिन क्या अल्टीमेटली ए ने पे किया? नहीं सर, ए ने पे किया, बाद में बी से कलेक्ट कर लिया, तो अल्टीमेट पेयर कौन हो गया? बी। यानी वो अपना बर्डन ट्रांसफर कर रहा है किस पर? कंज्यूमर पर। तो यहां पर इंपैक्ट और इंसिडेंस दो अलग अलग पर्सन पर पड़ते हैं, याद रखिएगा, ये चीज लिखना है। इंसिडेंस एंड इंपैक्ट जो है दो अलग अलग पर्सन पर पड़ते हैं। कोई दिक्कत? आगे बढ़े। देखिए यहां पर मैंने बताया ना, इंसिडेंस और इंपैक्ट का मतलब हो गया बिजनेसमैन पे कर दिया आपके बदले, लेकिन बिजनेसमैन कलेक्ट कर लेगा अपने नीचे वाले कंज्यूमर से, चाहे जो भी हो। इंपैक्ट तो कंज्यूमर पे पड़ा ना, बर्डन किसने दिया? मतलब पे किसने किया? सी ने। इंसिडेंट हुआ बिजनेसमैन के साथ, लायबिलिटी हाँ बिजनेसमैन पर पड़ा, इसने दिया लेकिन इसने वसूल लिया, अल्टीमेटली फेयर कौन हो गया? सी। और इंपैक्ट किस पर पड़ा? बी पर। नहीं समझ? इफेक्ट पड़ा बी पे, एक और क्या कौन? सी। इफेक्ट बी पर पड़ा, इफेक्ट पड़ा सी को। हाँ। इंसिडेंस और इंपैक्ट। इंसिडेंस क्या हो गया? बी। और इंपैक्ट किस पर पड़ा? सी पर, क्योंकि पे कौन कर रहा है? सी। सी पे किया ना अल्टीमेटली कंज्यूमर। आगे बढ़े। एसएससी himself bears such tax, thus it pinches the taxpayer। मतलब अगर मुझ पर टैक्स चार्ज हुआ है, पे मुझे ही करना पड़ेगा। बहुत दुख है, कष्ट, हाँ या ना? बहुत कष्ट। आप अच्छा, कष्ट नहीं समझ में आएगा जब तक मैं एग्जांपल नहीं दूंगा। आप बाय लक कहां सेलेक्ट हो गए? केबीसी में। कहां सेलेक्ट हो गए? केबीसी में। मैंने कहा स्टैंड नहीं रखना है। अच्छा आप झुक जाइए, ठीक है, झुक जाइए। नहीं आवाज ठीक है। अब देखिए यहां पर मिंटू जी, मैंने क्या कहा? नहीं नहीं, मैंने कहा कि आप बाइलक कहां सेलेक्ट हो गए? केबीसी में। और केबीसी में सेलेक्ट होने के बाद आपने बाइलक 7 करोड़ रुपया जीत भी लिया। बाइलक आपने 7 करोड़ रुपया जीत भी लिया। खैर इतना लक साथ देता नहीं है, लेकिन फिर भी। और वहां अमिताभ बच्चन जी कहते हैं ये रहा 7 करोड़ रुपए का चेक आपके नाम। ऐसे चेक पकड़ाते हैं, फोटो खिंचवाते हैं, चेक वापस रख लेते। देखिए मैंने क्या कहा, चेक ऐसे दिखाया जाता है और वापस रख लिया जाता है। क्यों रख लिया जाता है? क्योंकि उस पर टैक्स चार्ज करना है, दबाव है, एकदम टैक्स लेना है। अब बताइए 7 करोड़ रुपया आपको दिखाया गया, दे दिया गया, और मतलब क्या कहना चाहते हैं सर? कहने को तो आपको 7 करोड़ मिल गए, लेकिन क्या एक्चुअली 7 करोड़ मिलेंगे? उसमें जितना टैक्स होगा, जितना सरचार्ज होगा, जो भी टैक्सेस के क्राइटेरिया होंगे वो फुलफिल काट कर जितना रिमेनिंग अमाउंट होगा आपको दे दिया जाएगा। अब बताओ, अगर मान लीजिए उसमें हैवी अमाउंट काट लिया गया, मान क्या लेना है, काटा ही जाएगा, और बहुत कम अमाउंट आपको मिलेगा, दुख होगा कि खुशी होगी? दुख होगा ना। तो यहाँ वही चीज है। हाँ 2 करोड़ के आसपास कटे। सरचार्ज भी तो कटेगा, क्योंकि आपने लिमिट 7 करोड़ अमाउंट है। चलिए अब इस पर डिस्कशन नहीं करेंगे, आईडीटी है, आप लोग डाइवर्ट मत होइए। आगे बढ़े हम लोग, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है, टैक्स रिकवर्ड फ्रॉम एसएससी हु पासेस सच बर्डन टू अनदर पर्सन, thus it does not pinch the taxpayer। मैंने क्या कहा, ए गया टैक्स पे किया गवर्नमेंट को, किसको?
गवर्नमेंट को, और बी जो है इससे टैक्स वसूल लिया, ये गया 18 रुपया गवर्नमेंट को पे किया और 18 रुपया बोला कि बी को निकालो, मैंने ऑलरेडी पे कर दिया है। अब ये बी भाई साहब गए सी के पास, कंज्यूमर के पास, और सी से बोले बी की मैंने तुम्हारे बदले टैक्स दे दिया है, चलो निकालो टैक्स। अल्टीमेट पे किसने किया? सी ने। इसीलिए यहां पर टैक्स का बर्डन क्या किया जा सकता है? शिफ्ट किया जा सकता है। तो यहां डायरेक्ट पिंच नहीं होता है। बात समझ में आ पाई? आसान भाषा में समझ में आ पाई? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए, लेविड ऑन इनकम, मैंने कहा ना कि डायरेक्ट टैक्स जो है वो किस पर चार्ज किया जाता है? इनकम और वेल्थ पर, इनकम और वेल्थ पर। लेकिन जब इनडायरेक्ट टैक्स की बात करेंगे, पढ़िए क्या लिखा है, क्या लिखा है? बायर गुड, ये सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस पर है। लेविड ऑन गुड्स एंड सर्विस, thus this type of tax leads to inflation and have wider base। ये सारा का सारा फीचर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आप ध्यान से पढ़ो तो। वाइडर टैक्स मैंने बताया था अभी इसके पहले वाले 4.1 मॉड्यूल में, हाँ या ना? और उसके बाद मैंने कहा था, देखिए तो, कि ये क्या करता है? इन्फ्लेमेशन बढ़ाता है, इन्फ्लेमेटरी इन नेचर है, हाँ या ना? सब कुछ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मतलब घुमा फिरा के एक ही बात कहना है, मुझे लोग सतीश कहते हैं और मेरा नाम सतीश है, दोनों में डिफरेंस है? लेकिन कहे तो एक ही बात, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, सेंटेंस अलग अलग है, कहने का तरीका अलग है एक ही बात। यहाँ वही चीज हो, समझ में आया? अरे कोई तो लगता है आप लोग को फिर से स्टैंड अप सिट डाउन करवाना होगा। नहीं, आप लोग बीमार पड़ जाते हो। आगे बढ़े। प्रोग्रेसिव इन नेचर एंड सिव इन नेचर, फिर से समझाना होगा क्या? अभी जस्ट मैंने समझाया है। डायरेक्ट टैक्स जो है प्रोग्रेसिव इन नेचर है, एज इनकम इंक्रीजेस टैक्स विल इंक्रीज। रिग्रेसिव मतलब सबके लिए एक समान, इक्वल होगा, कोई भेदभाव नहीं। जितना टैक्स मैं पे करूंगा उतना टैक्स एक गरीब भी करेगा, उतना टैक्स एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन भी करेगा, हाँ या ना? ये मार्कर अगर मैं खरीदने जाऊं तो जितना मुझे दिया जाएगा, जितने प्राइस में ये मैं खरीदूंगा, पीडब्ल्यू जो कि एक कंपनी बन चुकी है वो जाएगी खरीदने के लिए एक मार्कर। ऐसा नहीं सोचिएगा ऐसा 1 लाख मार्कर, एक मार्कर खरीदने जाएगी, उसे भी उतने में ही दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा? सर आपने ऐसा क्यों कहा कि 1 लाख मार्कर और एक मार्कर? हाँ, अगर 1 लाख मार्कर आप थोक पे खरीदते हो, बल्क में खरीदते हो, तो आपको क्या मिल जाएगा? बताइए, बात समझ में आ पाया? समझ में आ पाया? आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब बेसिक यहां पर लिखा है, डिफरेंस का मीनिंग क्या है, नेचर क्या है, इंसिडेंस क्या है, इंसिडेंस एंड इंपैक्ट क्या है, एग्जाम्पल क्या है, इवेजन। अब ये बताओ तो इवेजन का मतलब? चोरी। टैक्स की चोरी किसमें आसान थी, डायरेक्ट टैक्स में कि इनडायरेक्ट टैक्स? आप लोग दिन रात वही पढ़ते रहते हो, कैसे बचाया जा सकता है, हाँ या ना? पैसा कैसे बचाया जा सकता है, दिन रात पढ़ते रहते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स में सर बहुत कभी बताते नहीं टैक्स की चोरी कैसे करें, बहुत मुश्किल है, नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते सर? थोड़ा सा समझा दीजिए, कौन बताएगा? चलिए, अब ये चीज मैं गर्ल्स से पूछता हूं, टैक्स की चोरी इनडायरेक्ट टैक्स में थोड़ा मुश्किल है इन कंपैरिजन टू डायरेक्ट टैक्स। हाउ? थोड़ा कुछ नहीं है, पूरा ही है।
कैसे बात समझाइए ना, बात समझ में नहीं आ पाए। क्वेश्चन एक ही चीज पूछने का मन कर रहा है, कौन सा क्वेश्चन? कहना क्या चाहते हो? देखिए बात समझिए, जैसे देखिए ए सप्लायर है, देखो यहां पर ध्यान से समझो, ए सप्लायर है, इसने सप्लाई किया किसे? बी को 1 लाख कमोडिटी, 1 लाख यूनिट ऑफ कमोडिटी। क्लियर? क्लियर? अब जब ए ने बी को दिया सामान, तो बी वापस इसे बेचेगा सी को। अब बी कितना सामान बेच सकता है ये बताओ? 1 लाख कमोडिटी बेच सकता है। अगर यहां पर आपने थोड़ा भी कम बेचा, 70,000 80,000 कमोडिटी बेचा, 10-20 हजार आपने बचा लिया, वहां बिका नहीं, तुरंत रेट मार देंगे, बोलेंगे चलो 10,000 कमोडिटी जो आपने नहीं बेचा उसका हिसाब तो निकालो। ऐसा कैसे हो सकता है सर? ऐसा बिल्कुल हो सकता है, मैंने बेच दिया लेकिन मैं उसे अकाउंट में मैं जीएसटी नहीं पे करना चाहता हूं, इसलिए मैंने उसका बिल नहीं बनाया। ये चीज मैंने एक्सप्लेन किया था बस के कंडक्टर से, याद है आप लोगों को? सीट पर आया 70 तो मैंने बहुत ज्यादा बोल दिया, 40 to 50 सीट्स होते हैं एक बस में, 50 सीट बुक हो गया। इसके अलावा क्या लोग नहीं चढ़ाते हैं बस पर? चढ़ाते हैं। उसको टिकट देते हैं क्या? नहीं देते। खड़े रहो ना भाई, सीट खाली होगा बैठ जाना। और उतर गए, 50 रुपया मिल गया, वो 50 रुपया गया कहां? पॉकेट में, गवर्नमेंट के पास नहीं, यानी वो अपने ओनर के पास नहीं दिया। बात समझ में आ पाई? है आसान तो नहीं है, टैक्स की चोरी इनडायरेक्ट टैक्स में भी होती है, लेकिन इन कंपैरिजन टू डायरेक्ट टैक्स क्या हो गया? मुश्किल हो। क्लियर हो पाया? और डायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल है डीटी। आप लोग देखिए, मॉड्यूल से मैं जा रहा हूं, एक बार देख लो ताकि आप घर पर जाके पढ़ सको, अदरवाइज फिर कोई मतलब फायदा नहीं है इतना मेहनत करने का। इनकम टैक्स जो है वो एग्जांपल किसका है? डायरेक्ट टैक्स का। और जीएसटी एंड कस्टम ड्यूटी इज द एग्जांपल ऑफ indirect tax. Now will you be able to give me some more example of indirect tax? हाँ, who will tell me? कस्टम तो यहाँ लिखा है, जीएसटी एंड कस्टम को छोड़ के। इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी, वेरी गुड। स्टैम्प ड्यूटी इनडायरेक्ट टैक्स है क्या? स्टैम्प ड्यूटी इनडायरेक्ट टैक्स, वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ चलिए आगे बढ़े। अरे ये चेक करना पड़ता है कभी कभी, बात को समझो। नेक्स्ट आते हैं इन्फ्लेमेशन। कौन बढ़ाता है? डायरेक्ट की इनडायरेक्ट? इन्फ्लेमेशन इनडायरेक्ट बढ़ाता है। आगे बढ़े। डायरेक्ट टैक्स नहीं बढ़ाता है। सीधा बैठिए, सीधा बैठ जाइए। हाँ चलिए, इम्पॉसिबल क्या है? इम्पोजिशन एंड कलेक्शन। इम्पोजिशन एंड कलेक्शन वही हुआ ना, इम्पैक्ट एंड इंसिडेंस नहीं हुआ? सेम पॉइंट हुआ कि नहीं, बस दूसरा नाम से। मतलब यहाँ पर मैं अगर किसी का बेटा हूं तो किसी का पोता भी। हाँ, इंसिडेंस एंड इम्पैक्ट वाला। क्लियर हो गया? देन बर्डन। इनडायरेक्ट टैक्स का शिफ्ट नहीं किया जा सकता है, डायरेक्ट टैक्स का शिफ्ट, सॉरी डायरेक्ट टैक्स का नहीं किया जा सकता बर्डन शिफ्ट, और इनडायरेक्ट टैक्स का शिफ्ट किया जा सकता है। इवेंट, टैक्सेबल इवेंट क्या होगा? डायरेक्ट टैक्स का टैक्सेबल इवेंट क्या है? डायरेक्ट टैक्स का टैक्सेबल इवेंट कौन बताएगा? इवेंट का मतलब कब चार्ज किया जाएगा, किस चीज पर चार्ज किया जा रहा है? हाँ, सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस। अभी आपके क्वेश्चन का आंसर आप ही दे दी, नहीं समझ पाए?
टैक्सेबल इवेंट जो है ना इनडायरेक्ट टैक्स का, टैक्सेबल इवेंट इनडायरेक्ट टैक्स का क्या है? सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस। यानी सप्लाई चैप्टर पढ़ेंगे तब क्लियर हो पाएगा। सर सप्लाई हम मानेंगे कब कब, कौन कौन से कंडीशन को सप्लाई मानेंगे, तो ये हम पर्टिकुलर चैप्टर नेक्स्ट 5th मॉड्यूल में पढ़ेंगे। क्लियर हो पा रहा है? आगे बढ़े। देख रहे हो कितना आसान है। अगर आप जाकर सेल्फ स्टडी किए होते तो आज मुझे ये पढ़ाना नहीं पड़ता। नहीं, क्यों नहीं पढ़ाना पड़ता सर, आप पढ़ाते तो ऐसे भी। बैकग्राउंड ऑफ रेस्टवाइल इनडायरेक्ट टैक्स। रेस्टवाइल इनडायरेक्ट टैक्स मैंने आपको बताया था। रेस्टवाइल शेड्यूल 7 to 46, आर्टिकल 246, शेड्यूल 7, रूल सॉरी लिस्ट कितने होते हैं? 3। शेड्यूल 7 ऑफ आर्टिकल 246। यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अराइज होता है एवरीवन, अलर्ट रहिए। यहां पर बहुत अलर्ट होने का, यहां सिली मिस्टेक हो जाता है। सिली मिस्टेक कैसे होता है सर? तुम्हें इसे मिटा दूं पूरा? ये मार्क्स यहां पर चले जाते हैं, आपको आता है फिर भी मार्क्स चले जाते हैं, 1 मार्क्स चला जाता है। ऑप्शनल क्वेश्चन में आपको एग्जामिनर फंसाने के लिए पूछ सकता है क्या? इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में पूछेगा, कौन से आर्टिकल में इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में बताया गया है? क्या लिखिएगा? आर्टिकल 246 या 246A? इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में बोला जाएगा, क्या लिखिएगा? आर्टिकल 246 या 246A? आप लिखिएगा 246A। अमन है इसलिए नहीं तो अच्छा, ये इनडायरेक्ट टैक्स का आप कह रहे हो, ये इनडायरेक्ट टैक्स का यही है ना? अभी देखिए ना फंसेंगे वो। इनडायरेक्ट टैक्स को ये कह रहे हैं 246A में। तो जीएसटी कब होगा? जीएसटी के बारे में कौन सा आर्टिकल लिखा गया है? किस आर्टिकल में जीएसटी का क्लियरेंस दिया गया है? अब समझिए बात को, यहां देखिए इनडायरेक्ट टैक्स की बात करें ना तो उसके लिए पहले से एक आर्टिकल था 246। आर्टिकल 246 लिखा गया है इनडायरेक्ट टैक्स, आईडीटी के बारे में, ठीक है। और इनडायरेक्ट टैक्स में स्पेसिफिकली जीएसटी के बारे में किसमें लिखा गया है? 246A में। पूरी की पूरी कहानी मैंने आपको बताई, कहानी वापस से सुन लीजिए। क्या था प्रॉब्लम? देखिए बदमाशी नहीं, सीधा देखते हैं, अलर्ट रहिए, नहीं तो ये मिस्टेक हो जाएगा। 1 मार्क्स आने के बावजूद चला जाएगा और बहुत दुख होगा कि 1 मार्क्स आ सकता था और वो चला गया। देखिए 246 के 7th शेड्यूल में 3 लिस्ट की चर्चा की गई है। लिस्ट 3 थे, कौन कौन से? यूनियन लिस्ट, यूनियन लिस्ट एंड स्टेट लिस्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर तीसरा लिस्ट जो था कॉन्करेंट लिस्ट, इसमें क्या लिखा था? तो मैंने कहा था ईदर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, हाँ या ना? आई होप यहां तक याद रहा होगा आप लोगों को, अगर आपकी बुद्धि में थोड़ी भी बुद्धि है। कॉन्ग्रेचुलेशंस। कहने का मतलब है कि 246 में आईडीटी के 246 7th शेड्यूल में ये लिखा था 3rd लिस्ट में कि कॉन्करेंट लिस्ट है, इसमें ईदर सेंट्रल गवर्नमेंट विल कलेक्ट द ये टैक्स और स्टेट गवर्नमेंट, डोंट वरी, छोटी मैंने क्या कहा? ईदर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट विल चार्ज और कलेक्ट द टैक्स, क्लियर? लेकिन जीएसटी का नेचर कैसा था?
जीएसटी का नेचर था सर, जब इंटर स्टेट की बात करें तो आईजीएसटी और इंट्रा स्टेट की बात करें तो सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी देते हैं, हाँ या ना? कहने का मतलब क्या है विवेक जी? हंसी आ रही थी आपको? हंसी आ रहा था या आ रही थी? आ रहा हंसी पुल्लिंग, हंसी स्त्रीलिंग है भाई। बारिश होती है कि होता है? बारिश होती है। अच्छा, वर्षा मतलब वर्षा होता है या वर्षा होता है या होती है? वर्षा होती है, इसीलिए कहा जाता है लेडीज फर्स्ट। नहीं, चलिए आप हैं सर। अच्छा ठीक है, हवा बहा है, पता है। आते हैं यहाँ पर, यहाँ देखिए सीजीएसटी और एसजीएसटी। आपको मैंने कहा था साइमल्टेनियसली सीजीएसटी एंड एसजीएसटी विल बी चार्ज्ड। तो यहां कॉन्करेंट लिस्ट में यही मिस्टेक होती है। जीएसटी में ऐसा प्रोविजन है कि सीजीएसटी और एसजीएसटी एक साथ चार्ज होगा, लेकिन कॉन्करेंट लिस्ट में तो ऐसा था ही नहीं। ये तो जाएगा इधर सेंट्रल गवर्नमेंट को और स्टेट गवर्नमेंट को। यहां एंड वाला कंसेप्ट तो था ही नहीं, और एंड में डिफरेंस है। OR और AND एंड डिफरेंस है। जब जीएसटी की बात करेंगे तो यहां एंड का कंसेप्ट आएगा, और पहले कॉन्करेंट लिस्ट में और का कंसेप्ट था। समझ रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? तो यहां पहले या तो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट चार्ज करती थी और कलेक्ट करती थी टैक्स। बाद में जीएसटी आया, डुअल स्ट्रक्चर्ड जीएसटी आया ना, हमारे डुअल मॉडल का आया ना, तो उसमें बोला गया जीएसटी स्टेट गवर्नमेंट भी लेगी और सेंट्रल गवर्नमेंट भी लेगी। तो उसके लिए एक नया आर्टिकल बनाना पड़ गया, एंड द नेम ऑफ दैट एंड द आर्टिकल इज 246A। जीएसटी लाया गया, उसके लिए एक अलग आर्टिकल बनाया गया, दैट इज 246A। अगर जीएसटी की बात की जाए तो 246A, और इनडायरेक्ट टैक्स की बात की जाए तो 246। अब भी कंफ्यूजन रहेगा? नहीं ना रहेगा। बहुत ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है। इनडायरेक्ट टैक्स की बात की जा रही है या स्पेसिफिकली जीएसटी की बात की जा रही है? जीएसटी इज वन ऑफ द इनडायरेक्ट टैक्स। जीएसटी इज वन ऑफ द इनडायरेक्ट टैक्स। बट मैंने कहा था जब तक इनडायरेक्ट टैक्स को समझेंगे नहीं, जीएसटी को समझेंगे कैसे? तो यहां पर पिता और पुत्र का संबंध हो गया। हाँ, बाबूजी और बेटा जी। समझ में आ पाया? जीएसटी की बात करें तो कौन सा आर्टिकल? 246A। और अगर हम इनडायरेक्ट टैक्स की बात करेंगे तो कौन सा? 246। देखिए यहां पर लिखा है, क्लियर कट लिखा है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन द सेपरेट लॉ ऑफ इंडिया, सुप्रीम लॉ ऑफ इंडिया, सॉरी, any tax law which is not conformity with the constitution is called ultra virus, the constitution, and held as illegal and void। क्या कहा था? जो बनेगा वो किसके द्वारा पास किया जाएगा? कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। कॉन्स्टिट्यूशन में जब तक नहीं लिखा गया है कि जीएसटी आएगा, ला सकते थे क्या? अगर ये नहीं लिखा जाता कि जीएसटी इंप्लीमेंट होगा, तो इंप्लीमेंट होता क्या? तो मैंने कहा ना, दो स्टेटमेंट आप लोगों के अलर्टनेस को चेक करूंगा मैं। अभी बहुत ध्यान से सुनिएगा मैं जो कह रहा हूं।
आपको लग रहा है कि सर ऐसे ही कहानी सुनाए जा रहे हैं, लेकिन उसमें आपसे मैं क्वेश्चन पूछ दूंगा, अगर नहीं बताए तो फंस जाइएगा। मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि जीएसटी, और ये मैंने कहा कि जीएसटी को लाने के लिए एक अलग आर्टिकल है और जीएसटी से रिलेटेड अमेंडमेंट करने का एक अलग आर्टिकल है। क्या है दोस्तों, समझाएंगे। पहले हम लोग इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में समझ लें। इनडायरेक्ट टैक्स में बोला गया अगर कॉन्स्टिट्यूट में नहीं लिखा गया है वो अल्ट्रा वायरस है, यानी इलीगल है। समझिएगा, अल्ट्रा वायरस इलीगल, जिसको लीगल नहीं माना गया, कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा गया। क्लियर? अल्ट्रा वायरस क्या है? हाँ, दैट इज इलीगल, दैट इज नॉट लीगल। निखिल जी समझ में आ रहा है? हाँ, सुबह हो गई मामू, उठ जाग मुसाफिर, भोर भयो। सवेरा नहीं हुआ जी, भोर हुआ है। आर्टिकल 246 में बात बहुत हो रही है। टू 246 में लिखा है, 246 आर्टिकल 246 read with schedule 7 divides subject matter of law made by legislature into 3 categories: list 1, list 2, list 3. List 1 union list, list 2 state list, list 3 any doubt? आगे बढ़ें। अच्छा, मैंने आपको कहा था कि आप लोगों को जाकर लिस्ट 1 और लिस्ट 2 के बारे में डिटेल वे में पढ़ना है। कितने बच्चों ने पढ़ा था? वेरी गुड। ये है हमारे देश के आन बान। और देखिए, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फ्यूचर। आप लोगों को किस तरह का फ्यूचर बनना है, 2 तरह के भविष्य होते हैं हमारे देश में। हमारे देश के 2 तरह के भविष्य हैं, मैं बताऊं। पहला उज्जवल भविष्य, दूसरा उज्जवल भविष्य। सेकंड वाला बनना है, उज्जवल भविष्य। उज्जवल भविष्य बनना है या उज्जवल भविष्य बनना है? उज्जवल भविष्य बनना है। चलिए, अच्छा, मैंने आपको ये चीज बताया। देखिए, आते हैं वापस मॉड्यूल पे, टॉपिक पे आते हैं। देखिए, यूनियन लिस्ट दैट इज लिस्ट 1, इसमें एंट्री 82 किसके बारे में लिखा गया? एंट्री 82 में इनकम टैक्स के बारे में पूछा जा सकता है। एंट्री नंबर 82 ऑफ यूनियन लिस्ट किस चीज के बारे में लिखा गया है? किस एंट्री के बारे में है? इनकम टैक्स के बारे में। एंट्री 82 किसके बारे में है? इनकम टैक्स के बारे में। इसमें लिखा है, इसमें लिखा है टैक्सेस ऑन इनकम अदर देन एग्रीकल्चर इनकम। अच्छा, कौन सा इनकम नहीं लिया जाएगा, कौन सा इनकम इंक्लूड नहीं किया जाएगा? कहने का मतलब एग्रीकल्चर पर टैक्स नहीं लिया जा सकता है। एग्रीकल्चर छूट है, वो एकदम फुली एग्जम्प्ट है, उस पर टैक्स नहीं लेना है। एग्रीकल्चर पर टैक्स नहीं लेना है। चलिए आते हैं एंट्री 83 किसके बारे में? एंट्री 83 ड्यूटीज ऑफ कस्टम इंक्लूडिंग एक्सपोर्ट ड्यूटीज ऑल्सो, कस्टम एक्ट के बारे में है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे, 84 में है ड्यूटीज ऑफ एक्साइज ऑन टोबैको एंड अदर गुड्स मैन्युफैक्चर्ड और प्रोड्यूस्ड इन इंडिया एक्सेप्ट अल्कोहलिक लिकर ऑफ ह्यूमन कंजम्पशन। अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, आप बताइए, सेंट्रल लिस्ट में अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन नहीं है। क्यों? एक्सेप्ट अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। व्हाई? टैक्स मिलता है। अरे नहीं भाई, यहाँ पर बोला जा रहा है कि यूनियन लिस्ट में एंट्री नंबर 84 में एक्साइज ड्यूटी जो है
वो अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन पर नहीं है, एक्सक्लूड किया गया है, एग्जम्प्ट किया गया है। व्हाई? क्योंकि ये एक्साइज ड्यूटी ऑफ स्टेट गवर्नमेंट के लिस्ट में। समझ में आया? अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं लेती थी, उस पर टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं लेती थी, उस पर कौन टैक्स लेता था? स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट एक्साइज ड्यूटी लेती थी और वैट लेती थी। समझ में आ पा रहा है? क्लियर हो पाया? इसलिए यहां से हटाया हुआ है, इसमें नहीं है। ओपियम एक नशीला पदार्थ है जी। अफीम, अच्छा अफीम। इंडियन हेम्प, सारा का सारा जितना भी आप यहाँ देख पा रहे हैं ना नाम, वो सब का सब जो है ना ये ड्रग्स ही है, अ टाइप ऑफ ड्रग्स। इस पर रिसर्च मत कीजिएगा। क्यों कीजिएगा रिसर्च? ये रिसर्चेबल मैटर है क्या? यस सर बोल रही है। पीना है, जानना चाहिए। हाँ सही बात है। गाली से बचना है तो गाली जानना है ना, जाननी होगी। नहीं तो आपको बोल दिया, कोई गाली दे दिया, आया मुंह पे गाली दे दिया, आप हंस रहे हो। हाँ सही बात। यस और नो? अगर गाली सुन के आपको गुस्सा आता है, कहने का मतलब गाली आपको भी आता है। हाँ या ना? देखिए क्या है, सारा का सारा नशीला पदार्थ है। सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी सेंट्रल एक्ट से एक्सक्लूड है, एग्जम्प्ट है। हाँ कस्टम में आ जाएगा। हाँ तो ये चीज मैंने बताया था, एग्जाम्पल से मैंने आपको समझाया था। जब हम लोग ड्रग्स बनाते हैं, ड्रग्स कहने का मतलब कफ सिरप बना रहे थे, तो कफ सिरप बनाते समय अल्कोहलिक लिकर पर जीएसटी चार्ज था। अब मैंने कहा था कि जब किस पर टैक्स, मतलब जब हम कफ सिरप बना रहे हैं, कफ सिरप पर टैक्स लग रहा था अल्कोहल पर। क्यों? क्योंकि मैंने आपको दो तरह के कमोडिटीज बताए थे ना, एक तो कंज्यूमर्स, दूसरा मैन्युफैक्चरर्स। मैन्युफैक्चरर्स गुड्स हो गया कि नहीं हो गया? मतलब आप अल्कोहल ट्रांसफर कर रहे हो, सप्लाई कर रहे हो, किस चीज के लिए? एक दूसरा कमोडिटी बनाने के लिए, तो वो मैन्युफैक्चरर्स गुड्स हो गया ना, रॉ मटेरियल हो गया। उस पर तो जीएसटी लगेगा, उस पर जीएसटी लगेगा। डायरेक्ट ह्यूमन कंजम्पशन के लिए अगर है तो जीएसटी नहीं लगेगा। समझ में आ पाया? नहीं, उस पर स्टेट एक्साइज ड्यूटी लग रहा है अभी भी। हाँ आगे बढ़ते हैं। अब इसी में बहुत सारा, आप इसी के अकॉर्डिंग लिस्ट 2 भी देख लीजिएगा। लिस्ट 2 में क्या है? एंट्री नंबर 54 किसके बारे में? स्टेट लेवल एक्साइज वैल्यू एडेड टैक्स के बारे में है। मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि नहीं वैट के बारे में? बताओ, वैट के बारे में एक्सप्लेन किया है कि नहीं? वही चीज यहाँ पर लिखा है। क्या लिखा है? टैक्स ऑन सेल्स और परचेज ऑफ गुड्स अदर देन न्यूज़पेपर सब्जेक्ट टू द provision of entry 92A of list 1, that is state level VAT। न्यूज़पेपर और ये सब पे मिसलेनियस टैक्स जो है वो नहीं लगता है। क्यों नहीं लगता है? क्योंकि वो उस पर स्टेट लेवल वैट लगता है, वैल्यू एडेड टैक्स एप्लीकेबल। लग रहा है, उस पर जीएसटी नहीं लगता है। टैक्स ऑन एग्रीकल्चरल इनकम पर नहीं लगता है स्टेट लिस्ट में भी कोई टैक्स। क्यों? क्योंकि ये फुल्ली एग्जम्प्टेड है। हाँ या ना? ये स्टेट लिस्ट में भी नहीं आता है। अकॉर्डिंगली एंट्री 60 में आप देख पा रहे होगे टैक्स ऑन प्रोविजन ट्रेड कॉलिंग एंड एम्प्लॉयमेंट, दैट इज प्रोफेशनल टैक्स। मैंने आपको बताया था कि ये सब अभी भी जीवित हैं भाई। आपको याद होगा मैंने 2 पॉइंट बताए थे, कौन कौन से टैक्सेस ऐसे हैं जो जीएसटी में इंक्लूड हो गए, मर्ज हो गए, और कौन सबसम्ड हो गए, और कौन कौन से ऐसे सेंट्रल टैक्स हैं और स्टेट टैक्स हैं जो अभी तक लिस्ट में इंक्लूड नहीं हुआ, जीएसटी में इंक्लूड नहीं हुआ है। ये 2 पॉइंट मैंने आपको बताया था।
और ये पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में लिखवाया भी है। Which of the taxes are subsumed under GST and which of the taxes are not subsumed in the GST, which are not merged या added included in the GST? ये चीज मैंने बताया और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पढ़ के जाइएगा। समझ में आया? मैंने नोट्स भेजा है इससे रिलेटेड। आगे बढ़ जाए हम लोग। एंट्री 97 किसके बारे में था, कौन बता सकता है? एंट्री 97 किसके बारे में? हाँ, कौन कौन बता सकता है, ये तो बताओ। ये मैंने पढ़ाया है भाई, इसलिए मैं पूछ रहा हूं। 97 में मैंने बात किया था किसके बारे में? सर्विस टैक्स के बारे में। तो वहां पर रेसिड्यूअरी नाम का था कोई टैक्स, रेसिड्यूअरी मिसलेनियस टैक्सेस, उसके बारे में बात की गई थी, जिसमें मैंने बताया था सर्विस टैक्स भी इंक्लूड था। और सर्विस टैक्स बाद में इतना बड़ा टैक्स बन गया कि उसके लिए एक अलग एंट्री पास करनी पड़ी, बनानी हुई 92A, और उसमें सर्विस टैक्स की बात की गई थी। लेकिन सर्विस टैक्स आ नहीं पाया, क्यों? क्योंकि तब तक कौन सा टैक्स आ गया? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। समझ में आ पाया? तो आगे बढ़ते हैं, देखिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब हम बात करेंगे प्री जीएसटी रिजीम का मतलब। प्री जीएसटी रिजीम का मतलब क्या होता है? जीएसटी आने के पहले कौन कौन सी ऐसी बातें थी जो नुकसानदेह थी, कौन कौन सी ऐसी बातें थी? ये क्वेश्चन आता है, आया है, आ सकता है। ठीक है, क्या है प्री रिजीम में? In pre-GST regime, Indian indirect tax was highly fragmented. Center and state were separately taxing goods and services. There were many taxes like excise duty, service tax, VAT, CST, purchase tax, entertainment tax, octroi, etc. was there. मतलब इतने सारे टैक्सेस थे कि दिमाग खराब हो गया था। हाँ या ना? कैलकुलेट करते 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 प्री रिजीम जीएसटी में क्या था? बहुत सारे टैक्सेस थे। लाने का मोटो ही था कि वन नेशन वन टैक्स हो सके। हाँ या ना? उसके लिए बहुत सारे टैक्सेस को मर्ज कर दिए गए, इंक्लूड कर दिए गए, कुछ टैक्सेस को हटा दिया गया जो अभी भी इंक्लूडेड नहीं है। मैंने सेपरेट लिस्ट दिया है, आप पढ़िएगा जरूर। समझ में आया? नहीं पढ़िएगा कष्ट है, बहुत दिक्कत है। इसके बाद इन एडिशन देयर वाज मल्टीप्लिसिटी ऑफ रेट्स, बहुत सारे अलग अलग रेट थे। अलग अलग रेट्स थे, सभी का अलग अलग रेट था, सभी टैक्स के अलग अलग रेट थे, सभी टैक्स के अलग अलग रेट थे। कॉम्प्लिकेशन हो गया ना, टैक्स कैलकुलेशन क्या हो गया था? बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया। तो उसे आसान बनाने के लिए, इजी बनाने के लिए कौन सा टैक्स लाया गया? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। समझ में आ पाया क्यों आया? इसके बाद नेक्स्ट देखिए, इम्पोजिशन ऑफ टैक्स ऑन टैक्स वाज अनदर सीरियस प्रॉब्लम। टैक्स अच्छा छूट गया, कौन सा बताए भाई? मल्टीप्लिसिटी ऑफ रेट्स, अलग अलग रेट्स थे ना, मल्टीपल रेट्स वर देयर। टैक्स ऑन टैक्स के बारे में अमन जी बताइए। कैस्केडिंग इफेक्ट, कंपाउंड टैक्स नहीं, कैस्केडिंग इफेक्ट अलग चीज है। टैक्स ऑन टैक्स, टैक्स पे जो टैक्स लग जा रहे थे, सेंट्रल सर्विस टैक्स। आगे बढ़े, इनपुट टैक्स क्रेडिट, चेन ब्रोक as goods moved from one state to another.
रिजल्टिंग इन हिडन कॉस्ट फॉर द बिजनेस। अब देखिए यहां पर मैंने आपको ये बताया था इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है। कौन बताएगा इनपुट टैक्स क्रेडिट का फॉर्मूला? ये बताएंगे भैया। इनपुट टैक्स क्रेडिट, अरे भाई उतना आगे मत जाइए। हाँ, आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स, इनपुट टैक्स क्रेडिट, आईटीसी मैंने एक्सप्लेन किया है, एकदम याद रहना चाहिए, दिमाग में बैठा हुआ होना चाहिए ना। आईटीसी अभी कोई नहीं बताएंगे, ये बताएंगे आईटीसी क्या है। आईटीसी क्या है? आईटीसी इनपुट टैक्स क्रेडिट, इनपुट टैक्स, इनकम टैक्स नहीं, इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है? फॉर्मूला बताइए। लिखा हुआ नहीं है। ये होता है, आपको मैंने बताया, आउटपुट माइनस इनपुट। फर्दर प्री जीएसटी देयर वर टैक्स नैकेस एट एवरी इंटरस्टेट बॉर्डर्स। आपको ये चीज मैंने बताया था कि देखो स्टेट जब चेंज करते थे अलग टैक्स लग जाता था, सिटी चेंज करते थे टैक्स अलग लग जाता था, बहुत सारे टैक्सेस थे। जीएसटी आया तो क्या हो गया? सब खत्म। ऑक्ट्रॉय लग गया, तो और भी बहुत सारे नाम मैंने आपको बताए हैं, ऑलरेडी एक्सप्लेन किए हैं। इतने सारे टैक्स लग जाते थे, हिडन कॉस्ट लग जाता था। मैंने आपको कहा ना, जैसे एक बात समझो, जैसे एक कैलकुलेशन के हेल्प से कैस्केडिंग इफेक्ट लगा, और भी बहुत सारे टैक्सेस के रेट अलग लग गए, कॉस्ट ऑटोमेटिकली क्या हो जाता था? बढ़ जाता था। ये जो बहुत सारे अननोन अमाउंट जो बढ़ गया ना, इसको हटाने के लिए कोई ना कोई रास्ता तो निकालना पड़ेगा ना। जीएसटी लाए और सारा का सारा जो कॉम्प्लिकेशन था वो क्या हो गया? शॉर्ट आउट हो गया, आसान हो गया। और जो एक्स्ट्रा पैसा लगता था वो क्या हो गया? कम हो गया। क्यों? क्योंकि 10 तरह के टैक्स को कैलकुलेट नहीं करना है, एक कैलकुलेशन होगा और एक अमाउंट निकलेगा, सिंपल। और ये चीज मैंने आपको एग्जांपल के थ्रू दिखाया भी था। एक आया था 32 और एक आया था 30, याद है आपको? कंपैरिजन करके मैंने आपको था सामान जो 100 रुपए पर आप मान लेते हैं कैस्केडिंग इफेक्ट दिखा रहे हैं, एक का आया था 32 और एक का जीएसटी के साथ निकाल रहे हैं, आया सेम रेट पे 30। क्यों ऐसा हुआ था? क्योंकि हम लोगों को टैक्स पे टैक्स देना पड़ता था। इस तरीके से बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस थे। ठीक है, आगे बढ़े। एज अ रिजल्ट लॉजिस्टिक सेक्टर रिमेन्ड inefficient, क्या है? inefficient and it adversely impacted the business। अब इसी तरीके से बहुत सारे ड्रॉबैक्स थे जिससे बिजनेस बहुत बुरी तरीके से इफेक्ट हो रहा था। ठीक हुआ ना जीएसटी आने से? आगे बढ़े। इंडस्ट्रीज चॉइस ऑफ लोकेटिंग फैक्ट्रीज और वेयरहाउसेस were heavily influenced by the prevailing tax regime rather than pure business consideration। इसका मतलब क्या हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि इसके बाद क्या हुआ? इंडस्ट्री जो है ना, उसने अपने लोकेशन और फैक्ट्रीज वेयरहाउस को चेंज किया, उस पर काफी इफेक्ट पड़ा, इन्फ्लुएंस हुआ। जीएसटी आने के बाद बहुत राहत मिला और उसके बाद फिर वो लोग अपने बिजनेस को प्रमोट कर सके, बढ़ा सके। दिस मेड आवर इंडस्ट्री अनकम्पिटिटिव मतलब जितने भी, अब समझो ये इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, नहीं इतना ज्यादा लिखना नहीं है आपको, 5 से 6 पॉइंट लिखने हैं। ये ज्यादा, मैंने आपको ये चीज भी क्लियर किया है ना कि थियरी से कितने क्वेश्चंस आएंगे? 8 to 12 मार्क्स। 12 से थोड़ा सा 50 में इतने आएंगे, 50 में इतने आएंगे।
और अगर आप डीटी की बात करें तो उसमें भी थियरीज होंगे थोड़े मोड़े, तो उसमें से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। कहने का मतलब है कितना क्वेश्चन पूछ लेगा थियरी से, हार्डली एक क्वेश्चन जो है मैक्सिमम मार्क्स का पूछा जाएगा तो 5 से 6 मार्क्स। तो 5 से 6 पॉइंट लिख दें सफिशिएंट नहीं है, मोर देन इनफ है। तो आपको लेकिन 6 पॉइंट्स को अच्छे से एक्सप्लेन करना होगा। योर वर्ड सिलेक्शन शुड बी गुड। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। गुड्स एंड सर्विस टैक्स। To curb all these goods and service tax, GST was introduced in the system। और इस तरह के बहुत सारे प्रॉब्लम्स को शॉर्ट आउट करने के लिए क्या लाया गया? GST लाया गया। GST लाने के बाद कौन सा इफेक्ट खत्म हो गया भाई? कैस्केडिंग इफेक्ट। कैस्केडिंग इफेक्ट का मतलब होता है टैक्स ऑन टैक्स। आप अपने स्क्रीन पर देखिए यहां पर, अच्छा मैं लिखकर समझाऊं कि मैं उसे एक्सप्लेन कर दूं? मैं वहां समझाता हूं। देखो बहुत सारे बच्चे समझ गए मुझे पता है, फिर भी समझाना तो मेरा काम है, समझ लीजिए। देखिए यहां पर सेल किया जा रहा है सामान कितने का। प्री जीएसटी रिजिम में क्या होता था? कैस्केडिंग इफेक्ट होता था। एक सामान 1 लाख रुपए का सेल किया जा रहा है, सेलर बी को ए बेच रहा है, गुजरात से हरियाणा बेच रहा है, इज लाइबल टू कलेक्ट एक्साइज ड्यूटी एंड सेंट्रल सेल्स टैक्स and the rates are 12% and 2% respectively। एक तो 12% लिया जा रहा है, एक तो आपने कह दिया समझा दीजिए सर, मैं समझा रहा हूं, बात कर रहे हो। 12% लिया जा रहा है और 2% लिया जा रहा है, ठीक? 12% और 2%। आपके कहने पे मैं समझा रहा हूं ना, समझ लीजिए। इसके बाद देखिए यहां पर क्या बोला गया फर्दर, डीलर बी जो है इन टर्न सेल इट टू डीलर सी, और बी जो है सी को बेच दे रहा है 10,000 प्रॉफिट पर, एंड चार्ज वैट ऑन सच सेल एट द रेट ऑफ 12%। देखिए एक जब बी को बेच रहा है तो 2 टैक्स ले रहा है, कौन कौन सा? एक्साइज ड्यूटी एंड सीएसटी। तो एक्साइज ड्यूटी जो है वो 1 लाख पर ले रहा है, मैं मिटाऊं इसे, 1 लाख पर ले रहा है तो कितना लेगा? 12% है तो 12,000 लेगा, हाँ या ना? 12,000 वो ले रहा है, 12,000 कलेक्ट कर रहा है। अब उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद वो सीएसटी चार्ज कर रहा है 2%। तो आप बताइए 1 लाख में 12,000 जोड़ेंगे तो 1,12,000 होगा, और 1,12,000 का 2% निकालिए कितना आएगा? 2240। देखो यहां पर 2240 अलग से चार्ज किया है। तो आप देखिए 1,12,000 पे ना 2% चार्ज कर दिया। 1 लाख में 12,000 जोड़ दिए तो हो गया 1,12,000, और जो अब निकाला जा रहा है वैल्यू वो 2% सीएसटी, वो किस पर निकाला जा रहा है? 1,12,000 पर। देखो तो 12,000 में ये 1,12,000 में ये 12,000 भी इंक्लूडेड है कि नहीं है? आप बताओ ये किस चीज का अमाउंट है अमन जी? ये टैक्स है, और इस टैक्स पे भी हम लोग टैक्स लगा दे रहे हैं कि नहीं लगा दे रहे हैं? कैस्केडिंग इफेक्ट ये नहीं, समझ में आ रहा है? तो यहां पर देखिए 2,240 रुपया ऐड कर दिया गया। टोटल वैल्यू कितना आ गया जो इनवॉइस वैल्यू बना? 1,14,240। क्लियर? नहीं समझ में आया? ये ऐड कर देंगे तो टोटल आ जाएगा। अब इसके बाद बी जो है वो सी को बेच रहा है। बी किसको बेच रहा है? सी को। बी किसको बेच रहा है? सी को 10,000 प्रॉफिट पर। तो बताइए प्राइस कितना हो जाएगा? 1,14,000 प्रॉफिट
इसमें क्या ऐड कर रहे हैं हम लोग? प्रॉफिट 10,000। 1,24,240 आसान था। इसके बाद सीधा बैठिए, सीधा बैठिए सब कोई, जो टेढ़े हैं सीधे हो जाइए। पीठ अकड़ गया, अभी से बुढ़ापा आ रहा है आप लोगों का जी। बहुत हो जाए वाहियात बेंच है। भगवान न करे कि दुश्मन को भी देखिए यहाँ पर कितना हो गया, फिर आप देखो टोटल टैक्स कितना हो गया, 12% चार्ज किए तो 14,909 रुपया, तो 14,909 रुपया। लेकिन अगर हम जीएसटी आने के बाद की बात करेंगे तो क्या होगा? देखो जीएसटी आने के बाद की बात करेंगे तो देखिए यहां पर क्या हो रहा है, ए जब बी को बेच रहा है 12% के साथ तो 12,000 चार्ज हुआ, 1,12,000 हो गया। और जब बी सी को बेच रहा है 10,000 ऐड करके, तो उस पर टैक्स चार्ज कर दिया होगा 10,000 पर वैल्यू एडेड टैक्स, यानी एडिशनल 10,000 पर ही टैक्स देना पड़ा, वो भी गवर्नमेंट को सीधा। हाँ या ना? यस और नो? तो ये कलेक्ट करेगा केवल 1,200 रुपया, और टोटल देखिए कितना आया, 1,23,200। एक बंदा का दूसरे बंदे का प्रॉफिट लग जाएगा, कितना प्रॉफिट? फायदा हुआ कि नहीं हुआ बताओ? फायदा हुआ कि नहीं? हाँ इससे तो एक बंदा का दूसरे बंदे का प्रॉफिट लग जाएगा। हाँ, प्रॉफिट पता चल ही जाएगा, कितना वैल्यू ऐड कर रहे हैं ये पता चल ही जाएगा। इसलिए तो मैंने कहा जीएसटी आने से क्या हुआ ना, इवेजन क्या हो गया, इवेजन ऑफ टैक्स कम हो गया। मुश्किल बिजनेस पे फर्क नहीं पड़ेगा। प्रॉफिट मिलेगी 5 नहीं, बिजनेस पे। और ये चीज मैंने कहा, क्या कहा था कि ये सारे के सारे डिटेल्स किसके पास जाते हैं? जीएसटीएम के पास। वेरी गुड, मुझे लगा था कि आप जवाब दे दीजिएगा। वेरी गुड, जीएसटीएम के पास जाएगा। और ये चीज लीक किया जाता है क्या? कोई लीक करता है? नहीं करता, लीक नहीं करता है, क्योंकि लीक कर देता तब तो फिर प्रॉब्लम हो जाता ना, तब तो पूरा का पूरा सिस्टम ही गड़बड़ हो जाता, जीएसटी आती ही नहीं। आगे बढ़े हम लोग। सेम यही चीज का एक्सप्लेनेशन है, मैं पढ़ के एक्सप्लेन करूं क्या लाइन बाय लाइन? नहीं ना? लास्ट पॉइंट जो है, लास्ट चैप्टर देख लीजिए, लास्ट मॉड्यूल का पार्ट, 4th पार्ट क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ जीएसटी। आप बताइए कौन से अमेंडमेंट के बाद जीएसटी आ पाया? गलत। मैंने कहा था, याद रखिएगा, 1 जुलाई 2017 को जीएसटी आया। अमेंडमेंट एक्ट 2016 नहीं, अमेंडमेंट नंबर ना बताइएगा। 246 तो इनडायरेक्ट टैक्स से रिलेटेड। 122, वेरी गुड। सुनिए, यहां पर 2 अमेंडमेंट्स दिख रहे हैं, अलर्ट हो जाइए, थोड़ा सा अलर्ट हो जाइए, क्योंकि सर आपने बताया था कि सर जीएसटी से रिलेटेड जो अमेंडमेंट हुआ था वो 101वां था, बहुत शुभ अमेंडमेंट था। लेकिन आप कह रहे हैं कि जीएसटी आया 21वां अमेंडमेंट के बाद। नहीं समझे, बात क्लियर नहीं हो पाया। देखिए, जीएसटी एक्ट बना वो 101वां अमेंडमेंट था, 101st अमेंडमेंट। ठीक, समझ में आ रहा है? इसके बाद ये इंप्लीमेंट किया जाएगा, ये बात कही गई 122nd अमेंडमेंट। कितने बच्चे समझ पाए इस बात? 101 में बात आई। हाँ, और 222 में 122 में रूल आ गया। हाँ, मतलब ये बोला गया कि 2017 1 जुलाई से ये इंप्लीमेंट। जीएसटी में क्या क्या होगा, जीएसटी अमेंडमेंट, जीएसटी से रिलेटेड अमेंडमेंट किया गया। कौन से अमेंडमेंट में? 101st, 101वां में।
और ये इंप्लीमेंट कर दिया गया 122वां ये अमेंडमेंट में। क्लियर हो पाया? 122वां में ये लिख दिया गया कि इतने तारीख से जीएसटी इंप्लीमेंट हो जाएगा। क्लियर हो पाया? हाँ या ना? ये चीज वही लिखा है पूरा का पूरा पैराग्राफ में, पूरे के पूरे पैराग्राफ में वही लिखा है। और इसमें दो बातें लिखी। एक्चुअली इसमें बताया गया है कि जीएसटी का मॉड्यूल, अच्छा जीएसटी कौन से स्ट्रक्चर का आया हमारे कंट्री में? डुअल जीएसटी आया ना? अच्छा डुअल जीएसटी से पहले आप बताइए जीएसटी कितने स्ट्रक्चर्ड होते हैं? यूनिवर्सली कितने स्ट्रक्चर में जीएसटी है एप्लीकेबल? 3। कौन कौन से? नेशनल, स्टेट और डुअल। हमारे कंट्री में कौन सा है? कब ये जीएसटी सबसे पहले किसने लाया था? सबसे पहले लाया किसने? फ्रांस ने। कब लाया? इन 1954। फ्रांस में आया था कब? 1954 में, 1954 में। हमारे कंट्री में कब आया? 2017 में। हाँ अप्लाई हो गया। हमारे कंट्री में जीएसटी आया कब? 2017 में। लाने वाला कौन सा कमेटी था? कैलका टास्क फोर्स। कैलका टास्क फोर्स। अच्छा कौन से मतलब कौन से, ध्यान दो यहाँ पर। देखिए मैंने कहा कैलका टास्क फोर्स ने लाया। कैलका टास्क फोर्स कौन सा रिकमेंड कर रही थी? कौन सा स्ट्रक्चर हमारे देश में? नेशनल। नेशनल आ पाया क्या? क्यों नहीं आया? क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट को ये डर था कि हमारा इनकम क्या हो जाएगा? छिन जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास हो जाएगा और हमारे पास बचेगा कुछ नहीं। हमारे पास बचेगा केवल ये पुलिस पावर। क्लियर? आगे बढ़े। ये सारा का सारा चीज डील किया गया है। हाँ डुअल जीएसटी में कौन कौन से टाइप के जीएसटी होते हैं बता दो? हाँ जीएसटी, आईजीएसटी, यूटीजीएसटी, आईजीएसटी, एनजीएसटी, यूटीजीएसटी, नहीं, कंपनसेशन सेस इज नॉट द पार्ट ऑफ। 5 होता था, वो टाइप नहीं है। अभी देखिए हम लोग कलेक्ट करते हैं एसजीएसटी के जगह यूटीजीएसटी। अब आप बताइएगा हाउ मेनी स्टेट्स आर देयर एज पर जीएसटी? 31। 28 प्लस 3। 3 किस चीज का है? कोई नहीं बोलेगा। 3 किस चीज का है? एक बात नहीं। 3 कौन सा ऐड हुआ? 28 तो स्टेट है। 28 स्टेट में 3 क्या ऐड हुआ? देखिए मेरा अदरवाइज नहीं लीजिए, मैं क्वेश्चन इसलिए पूछ रहा हूँ, आपको थोड़ा थोड़ा नींद आ रहा है और एक्टिव करने का प्रयास है। किसी का नाम ले लीजिए ना, वो एक्टिव हो जाता है। हाँ या ना? नींद आ रही है, नाम ले लिए, एक्टिव हो गया। हाँ या ना? चलिए आप बताइए कौन से 3 कौन से स्टेट है जो स्टेट पुडुचेरी और I told you about 3 type of territories. Union territory with legislature and union territory without legislature. तो 3 जो है ना, पुडुचेरी, दिल्ली, जम्मू एंड कश्मीर, ये 3 चीज किसमें इंक्लूडेड है? स्टेट में। क्यों? क्यों? कोई नहीं बोलेगा क्यों? लास्ट कर। यस बोलिए, नाम तो मुझे पता नहीं है। तान्या। यस तान्या जी। चलिए ना बताइए ना, छोड़िए उनकी बातों पर ध्यान मत दीजिए, मेरी बात पर ध्यान।
मुझे क्वेश्चन क्या था? अरे आप फिर से क्वेश्चन रिपीट। नहीं पता। मैंने कहा 3 तरह के लेजिस्लेचर हैं, कौन कौन से? पुडुचेरी, अरे भाई 3 तरह के टेरिटरीज हैं, कौन कौन से 3 तरह के टेरिटरीज हैं? मन जी आप ही बता सकते हैं, और कोई नहीं बताओ। ये तो आ गया। एक स्टेट है, यूनियन टेरिटरी विद लेजिस्लेचर है। अच्छा, यूनियन टेरिटरीज विद लेजिस्लेचर कितना है? 3। और विदाउट कितने हैं? 5। नाम याद कर लीजिएगा। क्लियर? नाम याद कर लीजिएगा। आगे बढ़े हम लोग। बीच में 3 जोड़ देंगे, विदाउट 5 घटा देंगे। अब थोड़ा हम लोग जर्नी देख लेते हैं। शांत, बस 5 मिनट में 5 मिनट का ब्रेक दे देंगे। थोड़ा सा पेशेंस, और लास्ट जर्नी चल रहे हैं, जर्नी के बाद क्वेश्चन रीड कर लेंगे, निकल लेंगे। मतलब आप लोग निकल लीजिएगा, निकलना ही लीजिएगा, निकल लीजिएगा। वो छोटा है साइज, देखिए यहाँ पर। देखिए, देन 2000 में सबसे पहले जीएसटी को पीएम ने इंट्रोड्यूस किया था 2000 ईस्वी में। इन द ईयर 2000 में उन्होंने कहा, 2000 में ये डिसाइड हो गया था, 2000 ईयर में, मतलब ईयर 2000 में ये डिसाइड हो गया था कि हमारे कंट्री में कौन सा टैक्स आएगा? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इसके बाद 2004 में मैंने कहा था ना, कैलका टास्क फोर्स, 2004 में कैलका टास्क फोर्स ने कंक्लूड किया जीएसटी मस्ट बी इम्पोज्ड टू इम्प्रूव टैक्स स्ट्रक्चर। मतलब कैलका टास्क फोर्स आया और उसने कह दिया कि भाई जीएसटी को लाना ही चाहिए, और कैलका टास्क फोर्स को ये दायित्व दे दिया गया कि लो, सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज तुम्हारी। जीएसटी कैसा लाना है, कब लाना है, ये सब आप लोग डिसाइड कीजिए। तो नेशनल जीएसटी रिकमेंड किया गया किसके द्वारा? डॉक्टर मनमोहन सिंह। आगे बढ़े हम लोग। 2006 में क्या हुआ? 2006 में 2006 and 7 देखिए मैं क्या कह रहा हूं, 2006-7 के बजट में उस समय ये जो फिनांस मिनिस्टर थे, कौन? श्री अरुण जेटली जी। अरुण जेटली जी 2006-7 के बजट की बात है। उस समय उन्होंने कहा कि 2010 तक जीएसटी आ जाएगा। डेट फेल हो गया। 2010 में आया क्या? वेरियस डेट्स फेल हुए, बहुत सारे डेट फेल हुए, और आया अल्टीमेटली कब? देखिए ना, 1 जुलाई 2017। 2007 में जीएसटी टू बी phased out rates reduced from 4% to 3%। नहीं आया, उसमें भी नहीं आया। 2007 में नहीं आया, 2008 में नहीं आया। 2008 में ये बताया गया, देखिए 2008 में ये चर्चा में आ गया था कि डुअल जीएसटी आएगा। 2008 आते आते चर्चा में आ गया था कि डुअल जीएसटी नाम का एक चीज है, वो इंप्लीमेंट किया जा सकता है इंडिया में। क्लियर? 2008 में। फिर 2010 में क्या हुआ? प्रोजेक्ट टू कंप्यूटराइज टैक्स लॉन्च बाय जीएसटी पोस्टपोन्डेड, मतलब पोस्टपोन कर दिया गया, भाई नहीं आएगा। 2010 में भी ये पास नहीं हो पाया। 2014 में 122nd अमेंडमेंट हुआ, जो लोकसभा में पास हो गया कि भाई ठीक है अब आ जाएगा।
फिर अगस्त 2016 में एक और अमेंडमेंट किया गया जीएसटी से रिलेटेड, और उसमें यह बताया गया कि जीएसटी आएगा। 101st अमेंडमेंट जो है 2016 में किया गया। फिर हाँ, लोकसभा में पास हुआ था, राज्यसभा इसमें सहमति नहीं दे पा रही। हाँ, जीएसटी, एक मिनट, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। हाँ, मनी बिल नहीं है। अगस्त 2016 में एक कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट आया 101st, उसके आधार पर जीएसटी पर बातचीत चलनी शुरू हो गई और जीएसटी काउंसिल का गठन हुआ। जीएसटी काउंसिल का गठन हुआ कब? इन द ईयर 2017 मई में। हाँ, फिर यहां देखिए अप्रैल 2017 में सीजीएसटी, आईजीएसटी एंड कंपनसेशन सेस एक्ट पास हो गया। मार्च में क्या हुआ था? 2017 में काउंसिल रिकमेंड हुआ था 2016 सितंबर, इसमें फर्स्ट जीएसटी काउंसिल मीटिंग हुई थी। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बन सकता है। यहाँ पर एक चीज याद रखिएगा, ऐसे तो इतने डिटेल में जाके पूछता नहीं है, लेकिन फिर भी याद रखिएगा फर्स्ट जीएसटी काउंसिल मीटिंग कब हुई थी? सितंबर 2016। फर्स्ट जीएसटी काउंसिल मीटिंग नीतीश जी कब हुई थी? कब? सितंबर 2016। जून 2016 में ऑल स्टेट except Jammu and Kashmir passed the SGST, और 1 जुलाई 2017 को लॉन्च हो गया। 8 जुलाई को मैंने कहा था ना कि 7 से 8 दिन होते होते जम्मू एंड कश्मीर में भी जीएसटी इंप्लीमेंट हो गया। दैट वाज द जर्नी ऑफ जीएसटी। समझ में आ रहा है? इस जर्नी से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, चांसेस कम है लेकिन आ सकते हैं। अब इसके क्वेश्चंस को मैं लास्ट डील कर लूं कि आप लोग करके आइएगा। आप लोग करके आइएगा। हाँ, जहां प्रॉब्लम होगा वहां पर आप पूछिएगा, मैं आपको क्लियर कर दूं। वैसे आप अगर इतने लेक्चर्स को ध्यान से सुने होगे ना, आई एम डैम श्योर। हाँ, एक चीज और है, एक चीज और है, मैं देखता हूं कितनों के पास कॉमन सेंस है। अभी नहीं देखेंगे, वो मैं नेक्स्ट क्लास में चेक कर लूंगा कि कितनों के पास कॉमन सेंस है। भाई सेंस है भी या नहीं, हम लोग देखेंगे। ठीक है। आई होप आपको फर्स्ट मॉड्यूल जो है, मॉड्यूल 4 आपको पूरा समझ में आ पाया होगा। यदि 4th मॉड्यूल में किसी तरह का डाउट है तो आप पूछिए, क्लियर कीजिए। और इसको बार बार देखिए, मैं आपको लास्ट में एक ही बात कहना चाहता हूं कि आप जब तक पढ़िएगा नहीं, एक एक लाइन को पढ़िएगा नहीं, काम नहीं आने वाला है, कोई काम नहीं आने वाला है। 4th मॉड्यूल समझ में आ गया। नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों का क्वेश्चन आंसर चेक करूंगा। इसमें 3 क्वेश्चन है। हाँ, एक्सरसाइज पूरा होना चाहिए। ओके, एक्सरसाइज रिटन फॉर्म। हाँ, मॉड्यूल में